हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th आईजीसीएसई का फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 10th आईजीसीएसई का फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पास्ट ईयर का। ठीक है, तो आपका पेपर कोड है 0625/43 मई जून 2022। याद क्लियर है? तो ये देख लीजिए, फोर्थ का बी सॉल्व करेंगे। बी का फर्स्ट क्या बोलता है? टेम्परेचर ऑफ एयर इन अ सील्ड ग्लास कंटेनर इज इंक्रीज। टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। ठीक है, तो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाई द इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर एनर्जी इंक्रीजेस। व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ना। तो लिख लो द इंटरनल एनर्जी of air molecules ठीक है, air molecules increases नहीं लिखा ना। internal energy of air molecules increases due to kinetic energy increases ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाई द प्रेशर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि उसका साइज बड़ा हो रहा है तो प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा तो ज्यादा होगा ना। एज मॉलिक्यूल्स becomes bigger, pressure exerted completed बोलता है। In terms of air molecules, as molecules become bigger, pressure exerted of air molecules increases। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ का फर्स्ट, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पहले भी बताया था ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 kg अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस increases by 1 degree Celsius of 1 kg of substance। यहाँ पे एनर्जी लिखना छोड़िए ना, द एनर्जी ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं। तो फिफ्थ का बी में क्या बोला है? अ बाउल हैविंग वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया है? 500 सेंटीमीटर क्यूब एट ए टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। द बाउल ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इन अ फ्रीजर फॉर सेवरल आवर। व्हेन बाउल इज रिमूव्ड फ्रॉम फ्रीजर इट कंटेन आइस एट टेम्परेचर ऑफ। तो पहले टेम्परेचर कितना था? आइस का टेम्परेचर कितना हो गया? -18 डिग्री सेल्सियस। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर इन द बाउल। तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T होता है ना। तो आपको मास ऑफ वाटर कंटेन करना है इन बाउल। ठीक है, तो आ जाए फॉर्मूला अप्लाई करने का। तो बताओ, वैल्यू डालेंगे तो कितना आएगा जी? तो सिर्फ मास निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम कर सकता हूँ ना, क्योंकि वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना आ जाएगा? डेंसिटी कितना दिया है? 1000 ना, kg पर मीटर क्यूब।
और वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मीटर में करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁶ से ना, क्योंकि हमको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है ना। तो इसको क्यूब करूंगा तो 10⁻⁶ आएगा ना जी। तो ये हो गया। फिर कितना आता है मास बताइए। ये 2 6 है ना टोटल 5, तो इससे कैंसिल 1 बचेगा। तो 5/10 0.5 kg ना। चलो ये लिख लो फिर नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ का है ना, फिफ्थ का बी का सेकंड क्या बोलता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, सी ऑफ वाटर इज गिवन, हाउ मच इट इज 42,000, मतलब 4,200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज गिवन, ऑफ आइस स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस इज गिवन हाउ मच, इट इज 2,100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। latent heat of fusion of water, L of fusion of water is given, that is 3.3 into 10⁵ joule per kg। ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी गिवन आउट एज द वाटर कूल फ्रॉम, तो आपका T1 कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, T2 है, तो वाटर से आइस बनता है तो टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। तो अप्लाई चेंज करो, Q इज इक्वल टू कितना है mc डेल्टा डी ना। तो दोनों केस के लिए अप्लाई करो। वाटर के लिए कितना आएगा, m कितना आया था 0.5, c कितना है 4200 ना, और टेम्परेचर कितना है 5। तो ये कैलकुलेट करके बताओ कितना था। ये एनर्जी ऑफ वाटर हो गया, एनर्जी ऑफ आइस 10,500, कितना 10,500, 10,500। ठीक है। और डेल्टा क्यू आई सी कितना है 0.5 इंटू 2100 इंटू 18 कितना आता है 18,900, 18,900। अगर मैं चेंज करूं तो चेंज इन एनर्जी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 18900 माइनस कितना आता है बताइए 8,400 बराबर ना। या अगर मैं डायरेक्ट यूज करूं Q इज इक्वल टू ml, ये भी एक फॉर्मूला होता है ना। हाँ ये Q L के LCT की जगह पर उसको लिख सकता है। तो ये अप्लाई करूंगा तो लेटेंट हीट पता है ना इसका 0.5, L कितना दिया था L उसको पढ़ो कितना दिया 3.3 10⁵, 3.3 इंटू 10⁵। ठीक है कितना आएगा ये बताओ 10⁵, हाँ 151500 1 151500 इतना ही है ना, नहीं एक और जीरो। तो इसका आंसर कुछ तो है 190 किलो जूल। तो 190 किस में आता है, इसको अप्रोक्सीमेशन करता है क्या हाँ हाँ आई थिंक सो, किलो बोले तो हो जाएगा ना, इसको करेंगे 199 किलो जूल। तो ये सिर्फ आइस का बताना, ये आंसर आपको चेक कर लो। तो किलो में करना है ना, तो इसमें एक और जीरो आया तो इसको करेंगे 19 किलो जूल क्यू ऑफ आइस। 1000 को बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे 190 किलो जूल है, मतलब 190, तो 1 2 3 ही ना, तो 19 किलो जूल आता है। 1 मिनट पॉज करना। ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना आएगा जी, ये तीनों को ऐड कर लेना, 1 को 2 को और ये 3 को। तो Q इज इक्वल टू Q ऑफ वाटर, Q ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तीनों को ऐड करना। तो कितना आएगा, ये कितना है 10,500 प्लस ये कितना था 18
900 ना, इसको अप्रोक्सीमेशन मत करो, +165,000 कितना आता है? 194400 194400 00 तो 19 0.94 into 4 into 10 raised to 1.9 1.9 10 raised to 5 2 3 4 हाँ 5 ठीक है, लिख लो। चलो समझ गए ना, ऐड करना तीनों ये लिख। अभी देखो सिक्स्थ का फर्स्ट का क्वेश्चन, सो क्रेस्ट ऑफ अ वेव वाटर आर अप्रोचिंग अ बैरियर विद अ गैप। ठीक है, ये आपका बैरियर है, इसके बीच में गैप है ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रेस्ट इसके पास अप्रोच कर रहा है ऐसे, ये आपका क्रस्ट ट्रफ होता है ना, पॉजिटिव पार्ट को क्रस्ट ट्रफ। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ वेव वाटर है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वाटर वेव, बराबर है। तो ये क्या बोलता है कि आपको दिखाना है, ड्रॉ 3 क्रस्ट ऑफ वाटर वेव टू द राइट ऑफ द बैरियर। तो बैरियर के बाद क्या बनेगा जी, सेमी सर्कुलर पार्ट बनेगा ना, बराबर है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये आंसर है फर्स्ट का। सो क्रस्ट ऑफ वाटर वेव इन अ डीप वाटर अप्रोचिंग अ रीजन ऑफ सैलो वाटर। तो इसमें एक ऐसा डायग्राम दिया है, ये आपका क्रस्ट है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वाटर वेव है, ठीक है। तो ये आपका सैलो वाटर, तो बोलता है, क्या बोलता है, क्रस्ट ऑफ वाटर अप्रोचिंग। तो बताना वेव, द वाटर वेव मूव मोर स्लोली इन सैलो वाटर। तो 3 क्रस्ट ऑफ वाटर हैविंग द सैलो वाटर, कैसे रहेगा, डायग्राम ड्रॉ किया तो कैसा मिलेगा जी इसका, बताओ। थोड़ा बेंड हो जाएगा, हाँ, वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगा इसका ना, एंड कैरेट रिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। थोड़ा बेंड करो, ऐसा बनेगा ना फिर, ऐसे थोड़ी ना होगा, कैसे, ऐसे होगा, वो साइड बेंड करो, ऐसे स्ट्रेट, कर्व थोड़ी ना होगा। बनाओ फिर, ठीक है। तो देखो, जब डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वाटर क्रस्ट अगर ऐसा है, तो जब वेव ऐसे जा रहा है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है ना ये, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्शन थोड़ा टिल्टेड आएगा क्रस्ट का, बराबर है। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है, तो ये तो डायरेक्शन बना दिया फर्स्ट का, और ये परपेंडिकुलर लिखना टू द क्रस्ट, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। सेकंड का इसी में आंसर लिखना है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल परपेंडिकुलर टू ड्रॉ करना है, वेव फ्रंट, उसमें एक सेकंड पार्ट भी है ना बेटा। हाँ वही ड्रॉ करना है। हाँ, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये ऐसे गया तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, परपेंडिकुलर लाइन तो यही है ना, तो ड्रॉ कर दियो, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट क्या है, स्टेट 2 वे इन विच ट्रांसवर्स वेव डिफर फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो डिफरेंस लिखना है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो क्या आएगा बताइए, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, प्रोपोगेशन जो होता है वो पार्टिकल के परपेंडिकुलर होता है, उसमें क्रस्ट और ट्रफ ऐसे बनता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन। पहले पार्टिकल पास आता है, उसको हम लोग कॉम्प्रेशन बोलते हैं, और दूर जाता है उसको रेरिफैक्शन, बराबर है ना। इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव is perpendicular to the medium,
ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, दोनों पैरेलल होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज पैरेलल टू मीडिया। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का। इसका क्या है, लाइट या ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव या ईएम वेव। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन देखो 7th वाला सॉल्व करेंगे। 7th का फर्स्ट फिगर 7.1 शो अप प्लेन व्यू ऑफ रूम। ये आपका प्लेन व्यू ऑफ रूम है। ए बी पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे आपका मिरर बना है। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, यहाँ पे डॉट है x। सो अ प्लेन व्यू ऑफ रूम, देयर इज अ प्लेन मिरर ऑन द वॉल एंड पिक्चर अक्रॉस द होल ऑफ द वॉल ए बी। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट x, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है x पॉइंट पे। लुकिंग एट द मिरर पर्सन can't see all the picture of wall AB reflected on the mirror. There is a point P on a wall AB. Wall AB पे एक point है which is close to A. मान लो यहाँ पे point P है, ठीक है? Close to A, that person can see reflect in the mirror. Draw a ray diagram and incident ray to that position of the. ये तो incident ऐसे होगा, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगा ना इसको पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही रिफ्लेक्टेड होगा ना। प्लेन मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, बराबर है। तो ये हो गया अपना रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। से बनाना पड़ेगा ना क्या बेटा, प्रोट्रैक्टर से बनाना पड़ेगा। हाँ बना लेना, यहाँ से ड्रॉ कर लेना, उसमें क्या स्ट्रेट लाइन। फिर क्या करना है, बताना है कि वो पूरा क्यों नहीं दिख पाया बंदा। बोलता है पर्सन इज स्टैंडिंग एक्स लुकिंग एट द पर्सन कांट सी होल द इमेज, ये नहीं बताना है, खाली रे डायग्राम ड्रॉ करना था। फिर उसके बाद सेकंड में क्या पूछता है, स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो ये जो प्लेन मिरर बनाता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है ना, वर्चुअल इमेज इरेक्टेड, और क्या बनाता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ना, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये अपराइट बनाता है। ठीक है, ये हो गया। अभी सी में देखो, विजुअल लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्टेट द नेम ऑफ वन रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच वेव हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन विजुअल लाइट। शॉर्टर से विजुअल कौन होता है, छोटा, अल्ट्रावायलेट ना, अल्ट्रावायलेट एक्सरे गामा ना। तो शॉर्टर वेवलेंथ वाला कौन कौन होता है जी, एक्सरे, गामा और अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रे, ये तीन जो होता है शॉर्टर देन विजुअल होता है। नेक्स्ट है लॉन्गर वेवलेंथ वाला कौन होता है जी, उसमें इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव आता है। इंफ्रारेड, रेडियो वेव और माइक्रोवेव्स। ठीक है, ये आता है, लिख लो, फिर 8 फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8th का फर्स्ट। 8th का फर्स्ट में क्या बोलता है, सो अ सर्किट डायग्राम, ऐसा आपका डायग्राम है। ठीक है, ये एक्स है, इसके ऊपर लाइट गिर रहा है जी, और ये आपका वाई है, तो ये तो रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका एलडीआर है ना, लाइट डिस्प्ले रजिस्टर। आपका यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया है ऐसा। याद क्लियर है? तो फर्स्ट में बोलते हैं स्टेट द नेम ऑफ द कंपोनेंट एक्स, तो लाइट डिस्प्ले रजिस्टर, स्टेट द नेम ऑफ एक्स इज LDR। ठीक है, लाइट डिस्प्ले रजिस्टर। ठीक है, सेकंड जो है
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द y इज मेजर्ड बाय अ वोल्टमीटर। ड्रॉ द सिंबल ऑफ द वोल्टमीटर। तो अक्रॉस y करना है ना, तो यहाँ पे वोल्टमीटर पैरेलली कनेक्ट करना है। तो लिखो वोल्टमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू y टू मेजर द वोल्टेज। ठीक है। थर्ड में क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ दिया है, ये आपका 12 वोल्ट है, V का वैल्यू 12 है। ठीक है। Y का वैल्यू रजिस्टर है 400 ओम। तो इन अ ब्राइट टिल द रजिस्टर ऑफ कंपोनेंट X इज आल्सो गिवन 350 ओम। तो कैलकुलेट द करंट। तो करंट I निकालना है। तो दोनों सीरीज में है ना जी, तो सीरीज में रजिस्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 400 प्लस 300, ये आपका 700 ओम आएगा, बराबर है ना। V इक्वल टू आई आर लगा दूंगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। तो V का वैल्यू कितना है 12, I का वैल्यू कितना है निकालना है, रजिस्टर पता है कितना है टोटल 700। रजिस्टर तो सेम ही, ये करंट तो सेम होता है ना, तो कैलकुलेट द करंट निकालना है। तो I इक्वल टू 12/700 कितना आता है, 0.16 एम्पियर लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेट करके, 0.016, बराबर ना। ठीक है। उसके बाद क्या बताना है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका। सेकंड का क्या है जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस y ना। तो उसका अगर मैं Vy मान लूं, Vy क्या था, V इक्वल टू आई आर ना। तो I का वैल्यू आ गया 0.016, R कितना है, Y का 400, कितना आता है मल्टीप्लाई करके, तो वोल्टेज अक्रॉस Y आ जाएगा, कितना है जी 0.016 into 6.4 वोल्ट, बराबर ना। हाँ। फिर आगे क्या पूछे, सजेस्ट अ प्रैक्टिकल यूज ऑफ द कंपोनेंट X, इट कैन बी यूज्ड एज अ लाइट इमिटिंग डायोड एट द नाइट टाइम। चलो लिख लो। तो देखो 8 का बी में क्या बोला है, सजेस्ट अ प्रैक्टिकल यूज ऑफ X ना, 8 का बी में। तो X आपका क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है, LDR बोलते हैं। तो इसका यूज है स्ट्रीट लाइट के लिए, रात में यूज करते हैं। दिन को क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को स्टोर करके लाइट में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। 9th का फर्स्ट में देखिए, सो अ मैग्नेट ऑन द एंड ऑफ द स्प्रिंग एंड अ कॉइल ऑफ वायर कनेक्टेड टू सेंसिटिव सेंटर 0 गैल्वेनोमीटर। ये ऐसा है, इसका कॉइल ये है, ठीक है ना। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, इसके अंदर कॉइल है ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे कनेक्ट किया है। ठीक है। ये आपका सेंटर 0 गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये आपका कॉइल ऑफ वायर, कॉइल ऑफ वायर, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग है। तो देखो मैग्नेट एंड, मैग्नेट का मूव फ्रीली, मैग्नेट इज पुल डाउन एंड रिलीज। तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा ना, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। ये मैग्नेट, इसके अंदर ये मैग्नेट लगा है, ये स्प्रिंग है, इसको अगर मैं नीचे पुल करूंगा तो ये ऊपर जाएगा ना। तो इसको डिस्क्राइब करना फर्स्ट का, when magnet is pulled and released, it oscillates to and fro, to and fro बोलते ना, to and fro from its mean position, ठीक है। और इट ऑसिलेट को बता दिया, बस इतना काफी है। नेक्स्ट है सर 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, तो और लिख लो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इफ x इंक्रीजेस फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, ये भी लिख दो। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक x आएगा, x इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट।
स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेट इज रिप्लेस्ड विद अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, स्टेट द इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ऑन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज सोर्स मोर डिफ्लेक्शन ना, तो लिख लो मैग्नेट इज रिप्लेस्ड with a stronger magnet, then it will show more deflection। ठीक है, बी पार्ट देखो, a step up transformer to the output voltage of power from इतना to इतना, तो V in आपका दिया हुआ है 25,000 वोल्ट, V आउट दिया है 40,000 वोल्ट। ठीक है, कितना है, 4 लाख है शायद, ऊपर वाला कितना जी, 25,000, 5 जीरो है ना, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितना दिया है 36,000, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बताना, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np। ठीक है, तो आपको Np कैलकुलेट करना है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो यहाँ से Np इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, तो इसको इधर ले लो, बाकी को इधर ले लो, तो Ns इंटू Vp डिवाइडेड बाई Vs, तो Ns का वैल्यू कितना है 36,000 इंटू Vp कितना है जी, ये आपने प्राइमरी क्यों लिखा है? इस इनपुट लिखा था, और क्या, इनपुट मतलब प्राइमरी, आउटपुट मतलब सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पे Vp है ना इनपुट 25,000 है ये, डिवाइडेड बाय 4 लाख, बराबर है 5 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 9 टाइम में, तो 9 इंटू 2500 25 कितना आता है बताइए, 0 9 5 45 4 18 4 32, तो ये आएगा 3250 टन्स, लिख लो। Go. देखो अभी 10th में क्या बोलता है, a student places sample of isotope of protactinium Pa, ठीक है, इसका एटॉमिक मास दिया है 234, ठीक है, नियर है रेडिएशन डिटेक्टर, तो रीडिंग ऑन डिटेक्टर टेकन एवरी 20 सेकंड आर रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन दिया है, ठीक है ना, तो टाइम की और ये काउंट दिया है उसका, काउंट रेट, ठीक है, टाइम 0 है तो 101 है, मतलब ज्यादा होता है ना इनिशियल वैल्यू, जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो डिक्रीजन होगा, तो 88 होगा, फिर कितना है 40 पे कितना आएगा 76, ये है 60 पे कितना आएगा 66, 80 पे कितना है डिटेक्शन 58, तो वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका ग्राफ दिया हुआ जी ऐसा, ठीक है, ये 80 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 80 है, और ये इंड हो रहा है, इंड कितने पे हो रहा है 10 15 पे, ठीक है ना, 15 के बाद 20, और ये 80 तक जा रहा है, 30 40 50 60 70 80, ठीक है, तो ये 0 20 से 180 तक जाता है, ठीक है ना, तो बताना एक्सप्लेन व्हाई द रीडिंग इन टेबल 10.1 आर नॉट द सेम एज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, क्यों बताएंगे जी, बताना है कि देखो ग्राफ में किधर तक जा रहा है ना, 180 तक जा रहा है, और 35 वैल्यू आ रहा है, इधर 15 पे ही रुक गया है ना, और ये टाइम कितना पे 180 पे, तो देख सकते हो 180 पे इसका वैल्यू है 35, और इसका 180 पे कितना वैल्यू है इसका 15 ना, तो डिफरेंस है ना 25 का, तो क्या रीजन है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो इसका बैकग्राउंड रेडिएशन भी हो रहा होगा, विदाउट यूज भी ये डीके हो रहा होगा ना, तो लिख लो ड्यू टू बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है। सेकंड में क्या है, यूजिंग द ग्राफ
डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप ऑफ प्रोटियम। तो हाफ लाइफ कितना है जी? 80 से हाफ होने में कितना टाइम लगेगा? 40। तो 40 के नीचे लाइन ड्रॉ करो तो हाफ लाइफ पता चल जाएगा। 40 के नीचे ड्रॉ करूंगा, कहाँ पे कट कर रहा है? तो ये आ जाता है आपका 76 लगभग की हाफ कितना है? 76। ठीक है, 70 से 76 के बीच में, तो इसके बीच में है, ठीक है, हाफ लाइफ। फिर सी में देखो क्या बोलता है। सी में आपका ये दिया हुआ है 91 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 234 है। तो इसमें बीटा डीके होता है जी। तो बीटा डीके में क्या होता है? ये वैल्यू 92 हो जाता है, तो ये यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 234 ऊपर रहेगा। ये बीटा -1 और ये 0, ठीक है। तो इसका इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देख, तेरे को भी है ना ये लिख रहा हूँ। बीटा डी के होता है तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बीटा -1 होता है इसके कारण, समझा? हाँ। चलो ये हो गया है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Let